पूनम अपने पति मनोज, सास कमला और 10 साल की बेटी शीतल के साथ किशनपुर में रहती थी। मनोज का काम धंधा ज्यादा नहीं था, इसलिए घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। एक दिन पूनम की बेटी शीतल जब पड़ोस में से खेलकर घर आई, मम्मी, मेरी सहेली पूजा के मम्मी पापा उसका जन्मदिन कितनी धूमधाम से मनाते हैं। तरह तरह के खाने पीने की चीजें, इतना सुंदर केक और बहुत सारे उपहार। पर मेरे जन्मदिन पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप भी इस बार मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाओ ना। मैं अपने सारे दोस्तों को इस बार अपने जन्मदिन पर घर बुलाना चाहती हूँ। बेटा, तुझे तो पता है ना, तेरे पापा का काम ठीक नहीं चल रहा। महंगे पकवान मंगवाने में बहुत खर्चा हो जाएगा बेटा। शीतल अपने कमरे में उदास जाती है। पूनम जब उसे इस तरह देखती है तो रह नहीं पाती। वो शीतल के पास जाती है और उसे कहती है, ठीक है मेरी गुड़िया रानी, मैं तेरा जन्मदिन बहुत ज्यादा धूमधाम से तो नहीं, पर जितना मेरे बस में होगा उतना अच्छा करने की कोशिश करूंगी। और बुला लेना अपनी सहेलियों को। मेरी प्यारी मम्मी, अब मैं अपनी सारी सहेलियों गीता, सीमा, राधा, पिंकी, नंदिनी सबको बुलाऊंगी। ये सुनकर वो सब भी बहुत खुश होंगी। शीतल अभी अपनी मम्मी पूनम से बात कर रही थी कि तभी उसकी दादी कमला आ जाती है। क्या जरूरत है खर्चे करने की? हमने तो आज तक अपने किसी बच्चे का जन्मदिन ना मनाया। ये कौन सी कक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है जो इसका जन्मदिन मनाया जाएगा? बड़ी मुश्किल से तो हम घर का गुजारा कर पाते हैं। मेरा बेटा सारा दिन अपनी कमर तोड़ता है, मेहनत करता है, और तुम दोनों माँ बेटी को पैसे उड़ाने और जन्मदिन की पार्टियां करने की पड़ी है। पूनम, तुम तो जानती हो मेरा हाथ कितना खिंचा हुआ है। शीतल मेरी भी इकलौती बेटी है। मैं भी चाहता हूँ मेरी बेटी को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। मैं उसके लिए हर ऐशो आराम की चीज एकत्रित कर सकूं, पर पता नहीं मेरा काम धंधा ठीक ही नहीं चलता। सुनिए, आप चिंता मत कीजिए, इसका बहुत मन है। वैसे भी हमारी बच्ची हमसे कुछ नहीं मांग, और आप चिंता मत करो जी, मैं बजट में ही खर्चा करूंगी। मैं बाजार से कुछ भी नहीं मंगवाऊंगी, घर पर ही सारा खाना बना लूंगी। मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, बुला लो बच्चों को। पापा, थैंक यू सो मच। शीतल के पापा ने तो हाँ कह दिया, पर अब मुझे ये देखना है कि मुझे बिना कुछ भी बाजार से मंगवाए घर पर ही सब कुछ बनाना है। क्या क्या बनाऊं, ये सोचना पड़ेगा। हाँ, आलू की कचौड़ी, पूरी और छोले ठीक रहेंगे। दही जमाने रख देती हूँ, खीरे का रायता डाल दूंगी और मीठे में खीर बना दूंगी, यही ठीक रहेगा। पर केक कैसे करूँ? अगर बाजार से मंगवाया तो माँ जी गुस्सा करेंगी। अभी पूनम सोच ही रही थी कि तभी मनोज के चाचा का बेटा चंदन आ जाता है। अरे पूनम भाभी, कहाँ खोई हुई हो? बहुत देर से आवाज लगा रहा हूँ। आपके हाथ की अदरक वाली बढ़िया सी चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। रुक तू बैठ, मैं अभी लेकर आती हूँ। अदरक वाली चाय से याद आया भाभी, ये देखो YouTube पे ये एक आंटी है, तरह तरह के नुस्खे बताती है। अब देखो चाय में अदरक का इस्तेमाल कैसे करें, किस तरह से कूट कर इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में उपयोग करें, ये सब बताती है। इसी तरह की बहुत सी वीडियो है इनकी। YouTube पर इनका चैनल है और आज देखो इतनी प्रसिद्ध हो गई है ये लोगों के बीच में। अच्छा, तो इस तरह का वीडियो कोई भी बना सकता है चंदन? और क्या भाभी, आजकल लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं YouTube पर अपना चैनल बनाकर। कितनी महिलाओं ने कुकिंग चैनल खोल लिए YouTube पर अपने, और YouTube उन्हें पैसे भी देता है। बस करना क्या है, आपने खाना बनाने की विधि और तरीका बताना है। जिन लोगों को तरह तरह का खाना बनाना नहीं आता वो सीखते हैं, और तरह तरह के व्यंजन लोग बनाने की विधि के साथ वीडियो डालते हैं। मैं तो हर तरह का खाना बना लेती हूँ। अगर मैं भी YouTube पर अपना चैनल बना लूँ। चंदन सुन, क्या तू मेरा YouTube चैनल बना देगा? पर मेरा फोन ज्यादा अच्छा नहीं है, इसमें चल जाएगा? देख। हाँ, चल जाएगा, बहुत आराम से। लाओ मैं तुम्हारा YouTube चैनल बना दूं। कुछ ही देर में चंदन पूनम का YouTube चैनल बना देता है। पूनम की रसोई नाम से मैंने तुम्हारा YouTube चैनल बना दिया है, ठीक है? अब तुम जो है ना तरह तरह के व्यंजन बनाना और वीडियो ना अपलोड करना मैं सिखा दूंगा। जब भी खाना बनाओ मुझे फोन कर देना। चाचा, मेरे जन्मदिन के लिए मम्मी जो तरह तरह के घर पर ही व्यंजन बना रही हैं, क्यों ना हम उसी का वीडियो डाल दें? हाँ भाभी, ये ठीक रहेगा, मैं आपकी वीडियो बना दूंगा। ये लो, इसी की कमी थी। अब ये नाटक भी शुरू कर दिए। पूनम बहू, ये दोनों तो बच्चे हैं, तुम तो बड़ी हो। कब तक बच्चों जैसी हरकत करती रहोगी? कुछ नहीं मिलेगा YouTube चैनल बनाने से। पूनम चुप हो जाती है। शीतल का जन्मदिन आ जाता है और उसकी सारी सहेलियां जन्मदिन पर आने लगती हैं। पूनम शीतल के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत खुश थी। वो ये सब अपनी बच्ची की खुशी के लिए कर रही थी, जो हर माँ चाहती है। सब बच्चे खुशी खुशी शीतल के जन्मदिन पर खूब मजे करते हैं। तभी पूनम घर पर ही कुकर में बनाया केक ले आती है। शीतल केक काटती है। आंटी, ये केक तो बहुत ही टेस्टी है। मेरी मम्मी ने घर पर बनाया है ये केक। वाह शीतल, तेरी मम्मी तो शेफ है। तभी चंदन कहता है, पूनम भाभी, आपकी केक वाली वीडियो ट्रेंडिंग हो गई है। लोग कमेंट्स कर रहे हैं। ये वीडियो अगर लाखों लोगों ने देख ली तो आपका चैनल चल जाएगा।
शीतल, फिर तो आंटी फेमस यूट्यूबर की लिस्ट में आ जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। पूनम की बनाई केक रेसिपी बहुत ही साधारण सी सामग्री और तरीके वाली थी और वो भी कुकर में बनाई गई। वो लोगों को बहुत पसंद आई। ये सब देखकर पूनम को और प्रोत्साहन मिला और वो रोजाना ही अब जो कुछ भी बनाती उसके सिखाए खाने की सादगी लोगों को पसंद आती। धीरे धीरे पूनम का यूट्यूब चैनल पूनम की रसोई के नाम से चल गया। उसके पैसे आने लगे। चंदन, तूने तो कमाल कर दिया, अपनी भाभी को स्टार बना दिया। भैया, यूट्यूब चैनल बहुत सी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका देता है। मम्मी, मेरी सारी सहेलियों की मम्मी आपका यूट्यूब चैनल देखती है। पूनम, मैं गलत थी, तुमने सचमुच कर दिखाया। सही कहा है, बहू और बेटी लक्ष्मी का रूप होती हैं। माँ जी, ये सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। धीरे धीरे सबके साथ और अपने प्रयासों से पूनम एक सफल यूट्यूबर बन गई। मनोज के साथ साथ अब पूनम भी कमाई करने लगी थी और यही सहयोग उसके परिवार की ताकत बनता है। अनु शादी के बाद कमरे में बैठी जितेश का इंतजार कर रही थी, पर पता नहीं, शायद जितेश पूरी रात ही नहीं लौटा था। इंतजार में अनु की आंख लग गई। सुबह सुबह एक कठोर आवाज ने उसे ऐसे उठा दिया मानो किसी ने जोर का पत्थर फेंका हो। अरे ओ महारानी, सूरज सिर पर चढ़ाया है और तू अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है? तेरे बाप के घर में सोते होंगे इतनी देर तक। हमारे यहाँ तो सुबह सुबह 6 बजे सबको चाय पीने की आदत है। भाभी, बस मैं तैयार होकर 5 मिनट में आती हूँ। अलका अनु के कमरे से मुंह बनाती हुई बाहर चली जाती है। अनु जल्दी जल्दी तैयार होकर सबके लिए चाय बनाती है, पर जितेश का पूरे घर में कुछ भी अता पता नहीं था। किसे ढूंढ रही हो? देवर जी तो अभी थोड़ी देर पहले ही नहा धोकर दुकान चले गए। मुझे मिले बिना ही चले गए। अनु दुकान पर फोन मिलाती है, पर फोन जितेश की जगह बड़ा भाई पवन उठा लेता है। शाम को जब जितेश घर आता है, आप बिना बताए सुबह दुकान चले गए थे? तो क्या तुम्हारे उठने का इंतजार करता है कि तुम उठोगी और मेरी आरती उतारोगी, तब मैं दुकान जाऊंगा? आप मेरे से इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? माँ ने साफ साफ बोल दिया था तुम्हारे पिताजी को कि मेरे लिए एक गाड़ी की डिमांड पूरी करके दें, पर तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं दिया और तुम्हें ऐसे ही खाली हाथ यहाँ भेज दिया। क्या लाई हो तुम? 4 कपड़े, मेरे लिए एक पतली सी सोने की चेन, माँ और भाभी के लिए कानों की छोटी छोटी बालियां, बस हो गया काम है? आपको पता है, पिछले महीने ही माँ को हॉस्पिटल एडमिट करवाया था। उनके ऑपरेशन में पापा के बहुत पैसे लग गए, नहीं तो वो गाड़ी देने वाले थे। अच्छा, बहाना बनाया है तेरे बाप ने, माँ की बीमारी का बहाना करके पल्ला झाड़ लिया। ससुराल वालों का बुरा व्यवहार अनु के सारे सपनों को चूर चूर कर देता है। सास और जेठानी के अत्याचार अनु को रुला देते थे। एक दिन जितेश अपने दोस्त की पार्टी में चला जाता है और देर रात तक घर नहीं आता। रात के 1 बजे अचानक, कौन है? आप आ गए क्या? रुकिए, मैं लाइट जलाती हूँ। जेठ जी, आप इस वक्त मेरे कमरे में? मैंने सोचा जितेश तो पार्टी में आनंद उठा रहा होगा, तुम यहाँ अकेली उदास बैठी होगी, इसलिए तुम्हारा दिल बहलाने आ गया। जेठ जी, आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। पवन अनु के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अनु शोर मचाने लगती है। अनु की सास और अलका दोनों कमरे में आ जाती हैं। अलका, ये देखो, अनु ने मुझे बहाने से अपने कमरे में बुलाया और जबरदस्ती मेरे साथ चिपक कर शोर मचाने लगी। तेरी इतनी मजाल, तू मेरे पति पर डोरे डालेगी? शर्म नहीं आती तुझे? अगर तेरा पति बाहर है तो तू ये गंदी हरकत करेगी? ये ऐसे नहीं मानेगी अलका बहू। इस कूड़े करकट को इस घर से बाहर निकाल कर फेंक दो, ये अब इस घर में नहीं रह सकती। इतनी देर में जितेश भी आ जाता है। उसे सारी बात पता चलती है तो वो भी अनु पर भड़कने लगता है। अनु ने जो गलती की है उसके लिए इसको कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम खुद यहाँ से जाओगी या धक्के मार कर निकालूं? अनु रोती बिलखती रहती है, पर कोई उसकी बात तक नहीं सुनता। मायके वो क्या अपमान लेकर जाती? उसकी माँ पहले ही बीमार थी। हे भगवान, मेरे पास मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं, मुझे माफ कर देना माँ पिताजी। अनु एक नदी में कूद जाती है। तभी रामदेव नाम का एक मछुआरा वहां से गुजर रहा था। अरे अरे अरे, ये नदी में किसने छलांग लगा दी रे? हे ईश्वर, अरे ये तो कोई लड़की है। रामदेव अनु को किनारे तक लेकर आता है। अनु होश में नहीं आ रही थी। रामदेव कुछ और लोगों की मदद से अनु को घर ले जाता है। अरे ये कौन है? ये किसे उठा कर ले आए? अरे पता नहीं कौन है बेचारी है।
अरे नदी में डूबकर मरना चाहती थी, मेरी नजर पड़ गई तो बचा लिया। रामदेव की पत्नी सीता कुछ पत्तों का काढ़ा बनाकर अनु को पिलाती है। कुछ देर बाद अनु को होश आ जाता है। वो रोते हुए अपनी आप बीती रामदेव और सीता को बताती है। नहीं बेटी, ऐसे अपना जीवन खत्म करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। मनुष्य का जीवन तो संघर्षों से ही भरा होता है, पर हमें हर मुसीबत से डटकर मुकाबला करना चाहिए। आत्महत्या करने से कोई हल नहीं निकलता। जो हो गया उसे भूल जाओ बेटी। अगर तुम्हें कहीं नहीं जाना तो तुम हमारे पास ही रह सकती हो। राम और सीता की भी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो अनु को बेटी की तरह प्यार करने लगे। समय बीता। रामदेव की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी वो नहीं बच सका और उसका देहांत हो गया। अब अनु ही सीता का सहारा थी। एक दिन, माँ, मैं चाहती हूँ घर चलाने के लिए मैं कुछ काम कर लूं। सोच रही हूँ कहीं कोई काम मिल जाए तो सहारा हो जाएगा। ठीक है बिटिया, पर ध्यान से जाना। अनु नौकरी की तलाश में घर से निकलती है, तभी एक गाड़ी वाला रास्ते में किसी महिला को टक्कर मारकर चला जाता है। अनु ये सब देख लेती है और कुछ लोगों की मदद से उस महिला को पास के हॉस्पिटल लेकर जाती है। अरे, ये तो डॉक्टर गीता है, जल्दी से डॉक्टर राजीव को बुलाइए। डॉक्टर गीता को ये चोट कैसे आई? ये पैदल जा रही थी, तभी कोई गाड़ी वाला ठोकर मारकर भाग गया। जिस महिला का एक्सीडेंट हुआ था वो इसी हॉस्पिटल की डॉक्टर गीता थी। कुछ समय बाद डॉक्टर गीता को होश आता है। डॉक्टर गीता, ये अनु जी हैं। आज यही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी। थैंक यू सो मच अनु, आज तुम्हारी वजह से मैं ठीक हूँ। डॉक्टर गीता अनु से उसके बारे में जानकारी लेती है और उसके साथ हुए अत्याचारों को सुनकर वो भी बहुत दुखी होती है। अनु, अगर तुम चाहो तो यहाँ हॉस्पिटल में एक नर्स बनकर मरीजों की देखभाल कर सकती हो। इन मरीजों की सेवा करके तुम्हारे दिल को बहुत खुशी मिलेगी और यहाँ तुम्हें रहने के लिए क्वार्टर भी मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गीता, आपने मेरे मुश्किल वक्त में एक उम्मीद जोड़ दी। उस दिन के बाद अनु सीता के साथ हॉस्पिटल के क्वार्टर में ही रहने लगी और नर्स बनकर मरीजों की सेवा करने लगी। एक दिन, हटिए हटिए, इमरजेंसी है, आदमी को बहुत चोटें आई हैं, हटिए हटिए। जितेश, ये सब कैसे? अनु, तुम इसे कैसे जानती हो? ये मेरे पति हैं जितेश। अनु उस वक्त एक नर्स के साथ साथ एक पत्नी का भी फर्ज निभाती है और जितेश की देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद जितेश ठीक हो जाता है। अनु, तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। भैया ने जानबूझकर तुम्हारे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाया। माँ का पिछले 15 दिन पहले ही देहांत हो गया। भैया भाभी ने ये सब जायदाद के लिए किया था। उन्होंने मुझे मरवाने की कोशिश की और एक ट्रक से मेरा एक्सीडेंट करवाना चाहा। शायद भगवान चाहते थे कि मैं तुमसे अपने किए की माफी मांग सकूं, इसलिए उन्होंने मुझे उस दिन बचा लिया था। तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं इसके लायक भी नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर देना अनु। जितेश रोते हुए जाने लगता है, तभी अनु उसका हाथ पकड़ लेती है। जितेश रोते हुए अनु के गले लग जाता है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। मानो कितने समय का दुख छिपाए वे दोनों एक दूसरे के इंतजार में थे। उस दिन अनु और जितेश के आंसू सच में मोती समान बन गए थे। उस दिन के बाद जितेश और अनु सीता के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में खुशी खुशी